नमस्कार। समाख्या द राइट नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस विषय के पीजीटी एग्ज़ाम में जो DSSSB यानी दिल्ली कोऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जो 8 जून से 20 जून के मध्य होने वाली परीक्षाएं उनकी डेट घोषित कर दी गई है। उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए अभी केवल डेट आई है, आगे फीमेल के लिए भी आएगी ही, वो है 17 जून। तो ऐसे में आपके पास लगभग 1 माह का ही समय है जिसमें आप तैयारी कर सकें। राजनीति विज्ञान विषय जो इतना व्यापक है, जिसका सिलेबस इतना व्यापक है, उसको 1 महीने में रिवाइज करना अपने आप में एक चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, इसीलिए ये छोटा सा प्रयास आपके समक्ष है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं या कौन कौन से टॉपिक हैं जो परीक्षा में ज़्यादा पूछे जाते हैं या जो राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आते हैं, और उनके अंदर कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं या इस सिलेबस का भाग हैं। आज हम संपूर्ण सिलेबस को देखेंगे, उसका ओवरव्यू लेंगे और उसके बाद हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे। प्रतिदिन हम वीडियो को लाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि 1 महीने के भीतर आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज कराया जा सके। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप समाख्या द राइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। वीडियो समाप्त होने पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक करें। कुछ आप कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर कहें। मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं वो भी दें। उसके साथ साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। हम आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक यानी पहला यूनिट हम इसको कह सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? राजनीति क्या है, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रासंगिकता क्या है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब थ्योरीज हैं, ये सब सिद्धांत हैं। समानता, न्याय, अधिकार, अस्मिता, नागरिकता, लोकतंत्र, लिंग, नागरिक समाज, राज्य, ये सब हम ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ चुके हैं सब जगह, क्योंकि जितना सिलेबस है आप सबने पॉलिटिकल साइंस विषय को लेकर के ही यहाँ तक आए हैं और पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप सब कुछ पढ़ चुके हैं। लेकिन इसको रिवाइज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो हम आपके साथ मिल कर के प्रयास करेंगे कि पूरा सिलेबस हमारा रिवाइज हो जाए, कुछ छूटे ना, और महत्वपूर्ण है वहाँ पर भी हम जोर देंगे। और उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे और कुछ अभ्यास प्रश्नों को लगाएंगे ताकि आप परीक्षा में जाने से पहले कॉन्फिडेंट हो सकें, आत्मविश्वास से भरे हों, जो आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विचार यानी पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल थॉट, इसको जिसको राजनीतिक चिंतन भी कहते हैं। ये 2 भागों में है, पश्चिमी राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन। तो पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पहले भाग में है, जिसके अंतर्गत प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, जेरेमी बेंथम, फ्रेडरिक हीगल, कार्ल मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल, ये महत्वपूर्ण विचारक हैं। इसके अलावा जो जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं होंगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की, उसकी विशेषताएं होंगी, वो भी हम जानेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन, इसके अंतर्गत आप भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसकी विशेषताएं जानेंगे।
उसके अलावा जो चिंतक हैं या विचारक हैं, जिनमें मनु से लेकर के राम मनोहर लोहिया तक, इन सब को हम पढ़ेंगे। मनु, कौटिल्य, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोबा भावे, दादा भाई नौरोजी, विनायक दामोदर सावरकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवेंद्र नाथ राय, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो हैं कौटिल्य, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मानवेंद्र नाथ राय, विनायक दामोदर सावरकर। तो हम सबको पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन सबके महत्वपूर्ण विचार को पढ़ेंगे, ये महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आने लायक है। क्योंकि हमें ये रिवीजन सेक्शन है, हम इसको क्रैश कोर्स कह सकते हैं। तो आगे जो वीडियो आएंगे उनमें हम महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे। आज हम केवल सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए उसके बारे में ही जानेंगे। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, इस टॉपिक के अंदर या इस यूनिट के अंतर्गत तुलनात्मक विश्लेषण की प्रकृति, क्षेत्र और उपयोगिता क्या है, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण की विधियां क्या हैं, शासनों की तुलना जैसे सत्तावादी लोकतांत्रिक शासन, नागरिक और सैन्य शासन, सरकार के रूप क्या होते हैं, उनकी तुलनात्मक संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था, कहीं कहीं संसदीय व्यवस्था कहीं अध्यक्षीय, जैसे भारत में संसदीय है और अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है, संघीय और एकात्मक व्यवस्था, जहाँ संघीय यानी जहाँ राज्य और केंद्र एक साथ मिलकर के, कहीं कहीं एकात्मक व्यवस्था है जैसे ब्रिटेन, राजनीतिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व के स्वरूप, राजनीतिक भागीदारी किस रूप में होती है, कहीं राजनीतिक दल और दल व्यवस्था, कहीं एक ही दलीय होती है, कहीं बहुदलीय होती है, दबाव समूह किस प्रकार से काम करते हैं, जिसमें सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज भी आ जाता है, चुनावी प्रक्रियाएं, किस किस प्रकार की चुनावी प्रक्रिया, जैसे भारत में अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक निर्वाचन पद्धति है, तो वहीं अमेरिका में प्रत्यक्ष रूप से, और स्विट्जरलैंड में सीधा ही प्रत्यक्ष है, और अमेरिका में समूहों के माध्यम से, या जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल बोर्ड, निर्वाचक मंडलों के माध्यम से होती है। तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राज्य, तो राज्यों की तुलना, विकसित और विकासशील देशों में राज्य क्या है, कैसी भूमिका है उसकी, राज्य नागरिक समाज के संबंध कैसे हैं, इनकी तुलना करेंगे। राज्य की प्रकृति पर तुलनात्मक बहस क्या चलती है, राज्य की प्रकृति कैसी हुई, वैश्वीकरण के युग में राज्य, इसका भी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वैसे भी हमारे जीवन में रोज़ हम समझते हैं, कहते हैं कि अभी ये सरकार आई उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका बढ़ी है। तो इन सबको अगर हम इसके मूलभूत सिद्धांत नहीं समझेंगे तो बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। और राजनीति विज्ञान विषय के छात्र होने के नाते, विद्यार्थी होने के नाते, शोधार्थी होने के नाते या शिक्षक होने के नाते से हमें उन सब की मूलभूत विशेषताओं को या सिद्धांतों को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समझ, और इस टॉपिक से प्रश्न भी आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ, मूलभूत संकल्पनाएं क्या क्या हैं, राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा के तत्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ, दृष्टिकोण कौन कौन से उपागम है, अप्रोचेस कौन कौन सी हैं, जैसे यथार्थवाद है, रियलिस्टिक है, व्यवस्था उपागम है, सिस्टम अप्रोच है, निर्भरता सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, संरचनावाद है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध की घटनाएं, कौन कौन सी घटनाएं, शीत युद्ध की उत्पत्ति और उसके चरण। हम सब जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध चला और 1990 तक लगभग रहा। शीत युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर उसका प्रभाव क्या पड़ा। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व हो गया, पहले द्विध्रुवीय विश्व था शीत युद्ध के समय पर, फिर एक ध्रुवीय, अब बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदल गया है। शक्ति के उभरते केंद्र, कौन कौन सी शक्तियाँ जो है शीत युद्ध के बाद उभरी, जैसे उदाहरण के लिए उसमें से चीन, भारत, जापान, जर्मनी तो पहले से भी था लेकिन उसके बाद और ये ताकतवर हुए, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका छोटा सा देश लेकिन वो भी एक शक्ति के रूप में उभरा। और बाद में जो आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें सुधार की मांग लगातार चल रही है। उसके स्थायी सदस्यों को बढ़ाने का जो प्रयास है वो लगातार इन देशों के द्वारा किया जा रहा है। वैश्वीकरण जो 1991 के बाद हम कहते हैं, हमारे यहाँ 3 चीज़ें, LPG जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन।
यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। बड़ा तो वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत आएगा। तो वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हुए, भारत इसके बीच में कहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, उसकी भूमिका, उसके कार्य क्या क्या करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन जैसे WTO वगैरह है, इकोनॉमिक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्षेत्रवाद और नव क्षेत्रवाद। तो लगातार ऐसा बढ़ता जा रहा है। नॉर्थ और साउथ ग्लोब को कहते हैं, दो भागों में बांट दिया, साउथ और नॉर्थ। नॉर्थ में जो विकसित देश हैं, साउथ जो विकासशील देश हैं। इस प्रकार की इकोनॉमी बन रही है। अब क्षेत्रवाद में एक नया और जुड़ गया जो सोलर अलायंस बना है हमारा, भारत ने इसको इनिशिएट लिया है। उसमें कई सार्क है और भी कई सारे ऐसे संगठन हैं जो क्षेत्र के आधार पर बने हैं। और नवीन क्षेत्रवाद कैसे, जैसे मैंने नॉर्थ साउथ ग्लोब की बात की है और सोलर अलायंस की बात की है, ये नव क्षेत्रवाद के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय विदेश नीति। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जब हम भूमिका को पढ़ लेते हैं, उनके सिद्धांतों को पढ़ लेते हैं, जब वो समझने के बाद भारतीय विदेश नीति किस प्रकार से काम करती है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। और राजनीति विज्ञान विषय के जानकार होने के नाते हमें सभी चीज़ों का पता होना चाहिए। भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास, भारत ने कैसे देखा है विश्व को, और भारत विश्व में अपनी जगह कहाँ देखता है या विश्व को किस दृष्टि से देखता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखना, वसुधैव कुटुम्बकम, ये सभी भाव भारत के हैं, जो भारत का दृष्टिकोण है। और ये आज का नहीं है, ये प्राचीन काल से है। अटल जी की एक बहुत महत्वपूर्ण कविता थी कि हमने कब जा कर के अत्याचार किए, कहाँ किसी के कत्ल किए, और हमने तो ज्ञान को बांटा है, इस प्रकार का भाव उसमें था। दुनिया भर में जो बौद्ध धर्म है, जो शांति के प्रतीक के रूप में फैला, वो भारत से ही गया। तो इस प्रकार से भारत का विश्व दृष्टिकोण कैसे विकसित हुआ, इसको हम समझेंगे। भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम क्या क्या हैं, कौन कौन सी अप्रोचेज हैं, भारतीय विदेश नीति के का उद्देश्य क्या है, उसके निर्धारक तत्व डिटर्मिनेटर्स कौन कौन से हैं, किन किन आधारों पर विदेश नीति बनती है, तैयार होती है। विदेश नीति के संबंध में निर्णय लेने वाले कौन कौन से संस्थान हैं, कौन डिसीजन लेते हैं, चाहे वो विदेश मंत्रालय हो या प्रधानमंत्री कार्यालय हो या अन्य जो एम्बेसीज हैं या दबाव समूह कह सकते हैं, कुछ इस प्रकार के संगठन हैं भारत में जो विश्व के साथ संबंधों पर हमारे विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। विदेश नीति के विकास की प्रक्रिया, विदेश नीति का किस प्रकार से विकास हुआ, इसको हम सिस्टमेटिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय विदेश नीति सिंहावलोकन, इसका अर्थ है कि भारतीय विदेश नीति भारतीय स्वतंत्रता के बाद आज तक किस प्रकार से चलती आई है, किस काल में कैसे विदेश नीति रही, चाहे वो नेहरू जी का काल हो, नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी का काल हो, राजीव गांधी, नरसिंह राव और अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए की सरकार, और फिर 10 साल तक यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में, किस प्रकार से विदेश नीति बढ़ी। एक ओवरव्यू यहाँ लेंगे ताकि समझ में आए। और बाद में 2014 के बाद जो एनडीए की सरकार बनी, उसमें किस प्रकार से विदेश नीति बढ़ी अभी तक। तो इस भारतीय विदेश नीति का सिंहावलोकन करेंगे हम, एक ओवरव्यू लेंगे। भारत और इसके पड़ोसी देश, भारत पड़ोसी देश पता ही, सार्क का हम अध्ययन करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। और ये अन्य परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण, सिविल सर्विस परीक्षा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो राजनीति विज्ञान एज ए ऑप्शनल लेते हैं उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही है। जो जीएस के लिए भी तैयारी करते हैं तो उनका जो सेकंड पेपर है उसमें यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया, और इसको समझना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि लगातार तनाव हमारे और पड़ोसी देशों के बीच में बढ़ता और कम होता रहा है, तो इसको भी हम समझते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई, जिसमें हम हमारा जो कहते हैं बृहद भारत के अंतर्गत आ जाता है, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड। वहीं भारत और केंद्रीय पश्चिमी एशिया, जिसको हम वेस्टर्न एशिया कहते हैं, सेंट्रल एशिया, जहाँ पर हमारे उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान है, और पश्चिमी एशिया जहाँ पर हमारे सऊदी अरबिया वगैरह आते हैं। भारत और अमेरिका के संबंधों
को तो पूरी दुनिया देखता है किस प्रकार से ये चल रहे हैं। भारत और लैटिन अमेरिका, जो लैटिन अमेरिका जिसको हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो भाग आता है उसको लैटिन अमेरिका कहते हैं, जिसमें मैक्सिको वगैरह आते हैं। कैरेबियन देश जिसमें वेस्ट इंडीज़ वगैरह आते हैं, इनके साथ हमारे क्या संबंध है। भारत और यूरोपीय संघ, भारत के साथ रूस, चीन और जापान के संबंध, भारत और अफ्रीका के संबंध, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी समस्याएं क्या क्या हैं, आर्थिक समस्याएं कौन सी है, सामाजिक सांस्कृतिक विषय कौन कौन से आते हैं, और राजनीतिक और राजनयिक मामले, राजनीतिक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक जो वो किस प्रकार से काम करते हैं, इसमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और ये पूरा सिलेबस है। अब आप सोच सकते हैं कि ये एक ही टॉपिक अपने आप में एक पूरा बड़ा विषय है जिसको महीनों लग सकते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन हमको एक महीने में सभी टॉपिक्स पढ़ने हैं। कितना बड़ा चैलेंज का विषय होगा। आगे हम बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में पॉलिटिकल सिस्टम किस प्रकार चलता है? संविधान से चलता है, स्वाभाविक है, भारत संविधान से चलने वाला देश है। तो संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, उसके महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। महत्वपूर्ण प्रावधानों में आप समझ सकते हैं कि राज्य की अवधारणा, राज्य क्या है, राज्य की प्रकृति, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी जिनको कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंतर्गत ही हमारे राष्ट्रपति और जो महत्वपूर्ण प्रावधानों में हम कह सकते हैं आपातकालीन प्रावधान है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जो आर्टिकल 370, अब तो उसको डाइल्यूट कर दिया गया है, उसका प्रभाव ख़त्म कर दिया गया है। और आर्टिकल 371 जो राज्यों को विशेष अधिकार देते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी बड़ा चल रहा है आर्टिकल 356 यानी आपातकालीन प्रावधान। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी भारतीय संविधान के रूप में हमें इसको पढ़ेंगे। राजनीतिक संस्थाएं क्या हैं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका क्या है? विधायिका जैसे संसद और संसद है, राज्यों में राज्य विधानसभाएं हैं। कार्यपालिका यानी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार है। न्यायपालिका यानी पूरा सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के अधीनस्थ न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट तक ये न्यायपालिका की संरचना, व्यवस्था और उनके अधिकार सब हम इसमें जानेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं जिसमें ऑल इंडिया सर्विस में 3 प्रमुख सेवाएं आती हैं। आर्टिकल 312 यानी 312 का में दिए गई हैं, जिसमें प्रशासनिक सेवाएं, पुलिस सेवा और वन सेवा, इस प्रकार से अखिल भारतीय सेवाएं ये बेहद महत्वपूर्ण है। इनको कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे इनको सस्पेंड किया जा सकता है, इनको क्या क्या करने के लिए अपेक्षा है हमारे अंदर की गई। संघ लोक सेवा आयोग का इसके अंतर्गत हम भूमिका को पढ़ेंगे, क्योंकि संवैधानिक संस्थाएं जिसमें आप आई गया विषय। संवैधानिक संस्थाओं में आप जैसे संघ लोक सेवा आयोग है, निर्वाचन आयोग है, तो ये कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं। अंतर्राज्यीय परिषद है। तो ये संविधान के अंतर्गत दिए गए जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं, तो उनको हम जानेंगे। संविधानेतर संस्थाएं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संविधान के बाहर हैं, जैसे नीति आयोग। तो नीति आयोग है, सेबी है, ये सभी क्या संविधान के बाहर, संविधान के अंतर्गत इनका जिक्र नहीं है, संविधान के अंतर्गत इनको कहीं जगह नहीं मिली है, लेकिन कोई ना कोई विधि के माध्यम से ये संस्था बनाई गई हैं, कोई कैबिनेट डिसीजन के माध्यम से संस्थाएं बनाई गई हैं। तो ये इन संस्थाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। पंचायती राज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे देश में। जब देश स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू हुआ, तब पंचायती राज की संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस समय पंचायतों को महत्व देने के लिए कई सारी कमेटी समितियां बनी और उनसे सुझाव मांगे गए, और चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति से लेकर के और अभी गाडगिल समिति तक 1992 के पहले तक सभी समितियों का थोड़ा थोड़ा हम जानेंगे, कब कब और बनी और क्या क्या इन्होंने सिफारिशें की, और अंत में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार से हमारे यहाँ चल रही है। आर्टिकल क्षमा करें 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से। नगरीय निकाय जो 74वें संविधान संशोधन है, उसी के साथ 73वें के साथ ही इसको भी लाया गया। तो नगरीय निकाय में हमारे नगर पालिकाएँ, नगर निगम
और नगर पंचायत वगैरह आती हैं, तो वो किस प्रकार से काम करती हैं, उनकी क्या संरचना है, वो जानेंगे। संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान जैसे संविधान जब लागू हुआ या संविधान बना उस समय संविधान में केवल और केवल 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में ये 12 हो गई हैं, वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। तो इन सभी अनुसूचियों में क्या क्या दिया गया है वो हम जानेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। और पीजीटी में अगर हम डिस्कस करेंगे, और हम करेंगे ही, अगर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से केवल फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं, वन लाइनर एकदम, इसमें कोई मतलब बहुत ज़्यादा घुमा करके जैसे सिविल सर्विस परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है। बहुत ही सीधे सीधे प्रश्न होते हैं, लेकिन लगातार जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं उन पर दबाव बढ़ रहा है, तो कुछ प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं जिन पर कहीं ना कहीं एनालिटिकल अप्रोच आपको अपनानी पड़ेगी, जो आपको समझने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा गहराई में जानकारी होना आवश्यक होगी। तो हम इस प्रकार से समझेंगे चीज़ों को, ताकि कोई भी प्रश्न हमसे छूटे ना। भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी का भाग, और पॉलिटी बहुत बड़ा अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं राजनीतिक प्रक्रिया क्या क्या है, राजनीतिक प्रक्रिया किस प्रकार से पॉलिटिकल प्रोसेस भारत में चलती है, उसको हम पढ़ेंगे। उसमें राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था, ये मतलब राजनीति विज्ञान कितना वाइड है, आप समझ सकते हो कितना विशाल सिलेबस है इसका। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि हर एक टॉपिक अपने आप में एक विषय है, और एक विषय के लिए कम से कम 1 महीना तो चाहिए होता है, यानी 1 साल भर का पूरा जो है सिलेबस है, लेकिन उसको हमको 1 महीने के भीतर ही पूरा करना है। राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्था में, राजनीतिक दल और दलीय व्यवस्थाएं और लोकतंत्र कैसे काम करते हैं। भारत में राजनीतिक दल क्या हैं, कैसे बनते हैं, कौन कौन से हैं, राष्ट्रीय, राज्य या स्थानीय, जो कहते हैं लोकल पॉलिटिकल पार्टीज, किस प्रकार की इनकी संरचना है। भारत में दलीय प्रणाली कैसे काम करती है। जैसे हमें चीन में तो और जो है सिंगल पार्टी सिस्टम है, या एकल पार्टी व्यवस्था, एक दलीय व्यवस्था है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, कहीं द्विदलीय व्यवस्था है। तो भारत में दलीय प्रणाली किस प्रकार से काम करती है, इसको समझने का प्रयास करें। छोटा छोटा हम यहाँ पे जानेंगे। मतदान व्यवहार का निर्धारण कौन कौन से निर्धारक करते हैं। जैसे इसमें जाति के आधार पर मतदान होता है, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार, जनजाति समूह के आधार पर, निर्जातीयता, धर्म और भाषा के आधार पर, यानी जो अपने आप को कई दल जो है एक विशेष निर्जाति समूह से, विशेष जनसंख्या के विशेष समूह से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो किस प्रकार से मतदान का व्यवहार, हर साल चुनाव होते रहते हैं कहीं ना कहीं, 5 साल में लोकसभा का चुनाव होता है, हर राज्य की विधानसभा का 5 साल में, क्योंकि हमारे यहाँ 5 साल की व्यवस्था है, पंचवर्षीय निर्वाचन प्रणाली के आधार पर हम काम करते हैं। तो किस प्रकार से जो है राजनीतिक दल या निर्वाचन में कौन कौन से ऐसे विषय होते हैं, ऐसे मुद्दे होते हैं जो मतदाता को यानी वोटर्स को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीय अपेक्षा एवं आंदोलन, क्षेत्रीय अपेक्षा, क्षेत्रवाद बहुत बीच में तो बहुत ज़्यादा क्षेत्रवाद के आधार पर वोटिंग पैटर्न चला। चाहे उसमें स्वायत्तता आंदोलन, हर राज्य अपने स्वायत्तता की मांग करने लगता है, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों के विशेष आंदोलन चलते रहे। खालिस्तान का भी आंदोलन चला, जिसमें तो राज्य स्वायत्तता की बात ही नहीं हुई है, इसको तो अलग देश बनाने के लिए बात हुई थी। विद्रोह होते हैं कई जगह पर, जिसको अलगाववादी विद्रोह कहते हैं। अलग राज्य के मांग के लिए आंदोलन हुए हैं बहुत सारे, और अलग अलग राज्य बने भी हैं। शुरू से ही अलग राज्यों के मांग की बात होने लगी, चाहे वो पहले ABCD राज्यों में जो होता था, और फिर बाद में पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना श्री रामल्लू की मृत्यु के बाद, तो अलग राज्य की मांग। तो जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, नई राजनीतिक व्यवस्था लागू हुई है, तब से ही इसमें चलता रहा अलग। फिर उसके बाद लेटेस्ट में जो है तेलंगाना अलग राज्य बना अभी, अगर हम देखें पिछले 10 साल के भीतर। तो अलग राज्यों की मांग लगातार चलती रही है, और उनके पीछे के कारण क्या हैं वो हम समझने का प्रयास करेंगे। धर्म और राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता, ये 2 मुद्दे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जाति और राजनीति, जाति आधारित गठन, राजनीतिक संगठन, जाति आधारित जो है कैसे संगठन बनते हैं। कई तो संगठनों के नाम ही जाति के आधार पर हैं, और एक जाति विशेष के लिए काम करने के लिए वो अपने आप को प्रतिबद्ध मानते हैं।
जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहते हैं ताकि उनको वोट जाति के सेंटीमेंट के आधार पर मिले। जाति और राजनीति किस प्रकार से राजनीति को जाति प्रभावित करती है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सकारात्मक कार्रवाई में आरक्षण है और विकास है। आरक्षण यानी जो पिछड़ गए हैं किसी भी कारण से, पूरे इतिहास को ध्यान में रख करके, उनके सामाजिक आर्थिक परिस्थिति को ध्यान में रख करके आरक्षण की व्यवस्था भारत में जब संविधान लागू हुआ तब से की गई है, और जिससे समाज में समता का भाव या समता आ सके। और विकास एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक चुनाव में या हर एक बहस में एक बहुत बड़ा विषय बन करके आता है कि विकास के आधार पर वोट दिया जाएगा या अन्य आधारों पर। तो विकास एक सकारात्मक कार्रवाई है। वहीं हम आगे बढ़ते हैं। लोक प्रशासन एक अपने आप में पूरा विषय। तो लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, उसका क्षेत्र, महत्व और विकास किस प्रकार से, उसका इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब वहीं पर बुनियादी अवधारणाएं और सिद्धांत के अंतर्गत हम समझ सकते हैं कि जैसे संगठन है, हायरार्की है, पदानुक्रम है, यूनिटी ऑफ कमांड है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम नियंत्रण का दायरा या नियंत्रण का क्षेत्र कहते हैं। तो ये सब बुनियादी अवधारणा हैं, चाहे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी कह लो, कोऑर्डिनेशन कह लो, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन जिसको प्रत्यायोजन कहते हैं, पर्यवेक्षण यानी सुपरविजन, ये सब बुनियादी अवधारणा या सिद्धांत हैं हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। प्रशासनिक सिद्धांत जिसके अंतर्गत F.W. टेलर्स के वैज्ञानिक प्रबंधन से लेकर के और व्यवहारवादी उपागम या व्यवस्था उपागम तक के हम सभी सिद्धांतों को थोड़े संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। कौन सा सिद्धांत किसने दिया और उसमें क्या मूलभूत बात कही गई, यहीं से सीधे प्रश्न आते हैं। हम प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत हम डिसीजन मेकिंग, जिसको निर्णय निर्माण कहते हैं, संचार, कम्युनिकेशन, नेतृत्व यानी लीडरशिप और मोटिवेशन, अभिप्रेरण का सिद्धांत, ये सभी प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। उत्तरदायित्व और नियंत्रण में यानी प्रशासन पर किसका उत्तरदायित्व है। उत्तरदायित्व नियंत्रण की अवधारणा क्या है, कहाँ किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं, जिसमें विधायी नियंत्रण यानी संसद के द्वारा नियंत्रण हो, न्यायिक नियंत्रण न्यायपालिका के, नागरिकों प्रशासन के द्वारा नियंत्रण, नागरिक समाज की क्या भूमिका है प्रशासन पर नियंत्रण की। तो ये सब चीज़ें उत्तरदायित्व नियंत्रण के अंतर्गत आएंगी। कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत यानी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इसको कहते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में लोक सेवा की क्या भूमिका है, इसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया, कैसे क्लासीफाई किया गया है, भर्ती प्रक्रिया क्या है, उसका प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग जिसको कहते हैं रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, और भारत में कौन कौन सी ट्रेनिंग एजेंसीज़ हैं, और वहीं प्रमोशन पदोन्नति किस आधार पर होती है, वेतन और सेवा शर्तें, ये सभी कार्मिक प्रशासन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का भाग है। आगे हम बढ़ते हैं। वित्तीय प्रशासन में बजट की अवधारणा क्या है, बजट का निर्माण कैसे होता है, बजट अधिनियम क्या है, बजट का निष्पादन यानी परफॉर्मेंस कैसी होती है, घाटे का बजट क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम बजट वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत समझेंगे। और अंत में जो हमारा टॉपिक है या जो यूनिट है वो है भारत में शासन और लोक नीति। शासन के अंतर्गत नागरिक चार्टर, सूचना का अधिकार, लोकपाल, लोक आयोग, सिविल सोसाइटी, गैर सरकारी संगठन, स्वयं सहायता समूह, यानी जो भी नई नई अवधारणाएं आ रही हैं राजनीति को जो प्रभावित कर रही हैं वो शासन के अंतर्गत आती हैं, और जो शासन करने में सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, शासन नागरिक को विशेष सहूलियतें देने का काम करती हैं, वो शासन का भाग है। इसलिए मैक्सिमम गवर्नेंस से मिनिमम गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आया। मैक्सिमम गवर्नेंस यानी अधिकतम शासन और न्यूनतम सरकार, यानी अधिकारी उतने नहीं होंगे, सरकार यानी जो आदेश हैं वो नहीं चलेंगे, शासन ज़्यादा होना चाहिए, यानी लोगों को सहूलियतें ज़्यादा हों। जो हम जब डिटेल पढ़ेंगे तब हम इसको समझेंगे। वहीं लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति क्या है, पब्लिक पॉलिसी कैसे बनती है, पब्लिक पॉलिसी का क्या साइकिल है, कौन कौन से मॉडल हैं, उसका महत्व क्या है, लोक नीति जब बन जाती है उसको और नीति को
क्रियान्वयन यानी इस इम्प्लीमेंटेशन की क्या प्रोसेस है, क्या पद्धति है, और जो नीति क्रियान्वयन में कौन कौन से अभिगम, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो उसमें भूमिका निभाती हैं, ये सभी आपको भारत में शासन और लोक नीति के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हमारा ये बृहद पाठ्यक्रम, जिसको कहते हैं वाइड सिलेबस, वो राजनीति विज्ञान का है और इसको हम 1 माह के अंतर्गत हमको पढ़ना है। आपने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। समाख्याधार राइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम आपको लाइव क्लास भी दे सकें। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में बताएं आपको ये कैसा लगा, कुछ सुझाव हैं तो वो भी बताएं। शुरुआत में मैंने आपको कॉन्टैक्ट दिया है, उस कॉन्टैक्ट पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से, उस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। मेल आईडी दिया है, आप मेल भी कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे प्रतिदिन आपको 1 माह के भीतर पूरे सिलेबस को रिवाइज करा सकें ताकि आप परीक्षा से पहले पूर्णतः तैयार हो सकें। कोरोना महामारी में ईश्वर से प्रार्थना है सभी जल्दी से स्वस्थ हों, जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही बने रहें, कोई किसी प्रकार का संकट ना हो। हम अपने प्रयासों से जितना कर सकते हैं उतना करें, कम से कम घर से बाहर न निकलें, जितनी आवश्यकता है उतना ही निकलें, विशेष ध्यान रखते हुए बाहर जाएं, और घर में आएँ तो अपनी स्वच्छता सफाई पर विशेष ध्यान दें। इसी के साथ साथ नमस्कार, धन्यवाद।